जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज की क्लास में हमने पूरे बुक के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उसको कवर किए हैं, तो इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है, आपके सामने कुछ दर्पण दिए गए हैं जिसमें पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है हमेशा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपका बा करेक्ट होगा, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। लेकिन अगर बात कर लें हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों बनता है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में न प्रतिबिंब छोटा बनता है न बड़ा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बराबर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ये बात आपको बतानी है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज में कार्बन के जो अणुओं की संख्या होती है वो 6 होती है, यानी ऑप्शन दा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है आपका कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन है सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है रंध्र में, यानी ऑप्शन यहाँ पर बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा होने वाला है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बा है वो करेक्ट होगा, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, प्रकाश तरंग का अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, विद्युत चुंबकीय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम में मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, यानी मात्रक से संबंधित एक प्रश्न 100% हर बार पूछा जाता है और इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो जो भी मात्रक है, धारा का है या फिर ऊर्जा का है या फिर बल का है, ये सारे के सारे मात्रक आप याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से एक मात्रक आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए मिलने वाला है। और आज की क्लास में हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही रखे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, आपके सामने विकल्प है अमीटर, वोल्ट मीटर, मैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो धारा होती है उसको मापने का काम अमीटर करता है। ठीक है, धारा को मापने का काम कौन करता है, अमीटर करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहता है एक अश्वशक्ति बराबर किसके होता है। 736 वाट के, 746 वाट के, 767 वाट के या इनमें से कोई नहीं। तो एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 746 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होगा, 746 वाट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए फिर से मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल, ओम, वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि धातुओं की प्रकृति होती है, यानी जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या होता है। पहला है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट कहते किसे हैं, पेंसिल के बीच में जो काला वाला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। और विद्युत का यहाँ सुचालक और कुचालक पूछा गया है, तो सुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर हम ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित कर सकें वो सुचालक है, और जिसमें ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित ना कर सकें वो कुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर हम ऊष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं, यानी यह क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न आपका है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा जो क्लोरोफिल होता है ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हमको हरे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग आहार नाल का कौन सा होता है, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली। 11वीं में कौन सा सही होगा, जल्दी से आंसर देंगे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा यहाँ छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। जो छोटी आंत होती है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, इसमें से कौन सा पुष्प है जो एक लिंगी होता है, पपीता है, सरसों है या मटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएंगे तो याद रखिएगा एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी करंट जो है वो किस में उत्पन्न होता है। विकल्प है जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो जनित्र यानी कि जनरेटर में उत्पन्न होती है। विद्युत धारा कहाँ उत्पन्न होती है, जनित्र में या जनरेटर में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है यह बात आपको बतानी है। तो भैया ऊर्जा का मात्रक कैलोरी, जूल, ताप या कोई नहीं, तो याद रखिएगा जो ऊर्जा का मात्रक है वो यहाँ पर जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है, तो क्वेश्चन का जवाब देंगे 7 के बराबर है, 7 से अधिक है, 7 से कम है या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा, और जिसका पीएच मान करेक्ट 7 होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय पूछा गया है, तो अभी हमने कहा कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्ल होता है, तो यहाँ पर 7 से कम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वें की बात करते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तैयार बना होता है। जो फिलामेंट तार है वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का या टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट तार होता है वो बना होता है टंगस्टन का, यानी ऑप्शन यहाँ पर द करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वें की बात करते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो बैटरी होती है इससे
दिष्ट धारा प्राप्त होती है? बैटरी से कौन सी धारा? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और इसी जगह पर अगर आपसे पूछा जाए जनरेटर से कौन सी धारा प्राप्त होती है, तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वें की बात करें, फिर से मात्रक से ही संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि मात्रक के बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला है क्वेश्चन कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, विभवांतर कहे या केवल विभव कहे, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, विभवांतर या विभव। यहाँ विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया है, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, कूलाम होगा या वाट होगा। तो याद रखिएगा, विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? यानी इनमें से कौन है जिसके अंदर जो विद्युत है वो सबसे तेज़ी से या अच्छे प्रकार से प्रवाहित हो सकता है? एजी है ना, या फिर सीयू है, या एल है, या एफई है? क्या होगा इनमें से? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो एजी यानी कि चांदी है, एजी का मतलब चांदी। ठीक है, यहाँ जो चांदी है इसके अंतर्गत या इसके अंदर विद्युत को सबसे आसानी के साथ प्रवाहित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग पूछा गया है, जिसमें पहला वृक्क है, फिर अग्नाशय है, फिर आँख है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा, वृक्क होता है उत्सर्जी अंग। ठीक है, इनमें से उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। वृक्कों की संख्या पूछा जाए तो आप 2 बताएंगे। ठीक है, वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2। अगला है कि इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग? इसमें से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी को शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसी मधुमेह रोग को हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होंगे? जल्दी से बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो याद रखिएगा, अगर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर होगा। काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, उनके लिए आवश्यक क्या है? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी? तो भैया पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत तो उनको है ही। दूसरी बात है क्लोरोफिल, वो तो उनकी पत्तियों में पाया ही जाता है, इसी कारण उनकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल की भी आवश्यकता उनको होती है। और क्लोरोफिल उनके शरीर में क्या काम करता है? उनके लिए जो जल का काम है वो पूरे पेड़ पत्तियों और जड़ों में लाने ले जाने का काम करता है। सूर्य का प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से वो अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए उनको, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन द यहाँ करेक्ट होगा। इन सब की ज़रूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या अंडीरेल है? जल्दी से बताएंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है मनुष्य के शरीर में, इस बात को याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ? मनुष्य में, काकरोच में, घोड़े में या हिरण में? खुला परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो याद रखिएगा, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो पाया जाता है काकरोच में, यानी ऑप्शन बा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्न में कौन आधातु है? यहाँ धातु न पूछ करके आधातु पूछा गया है। निम्न में कौन आधातु है? कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है या कैल्शियम है? ठीक है, आधातु के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आधातु की बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन हो जाएगा आपका, ये आधातु हो जाएगा। इसके अलावा सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सभी के सभी क्या होती हैं? धातु होती हैं। इनको पहचानने का ट्रिक भी यही होता है कि जिसके उच्चारण में अंत में यम आ जावे, ठीक है, जिसको उच्चारण करते समय आखिरी में यम आ जावे वो धातु होती हैं। जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, बेरिलियम है, ये सब क्या है? धातु हैं। जिंक, कापर, कार्बन, ये सब आधातु हैं। तो इनको इस तरीके से पहचाना भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? यानी प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है? हवा में चलता है, जल में चलता है, सीसा में चलता है या हीरा में चलता है? बताएंगे सबसे तेज प्रकाश किसमें चलता है? तो याद रखिएगा कि सबसे तेज जो प्रकाश चलता है वो हवा में चलता है। ठीक है, सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलता है? हवा में चलता है। इसी की जगह अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, ठीक है, ध्वनि जो है वो सबसे तेज किस में चलती है? तो याद रखिएगा ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? ठोस में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28वां प्रश्न कहता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल में या सभी? कहाँ पर बनता है? तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है वो इन सभी जगहों पर बनेगा। ठीक है, इन सभी जगहों पर बनेगा। समतल दर्पण में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, यानी ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा आपसे पूछा गया है। तो भाई नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो भविष्य में समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो भविष्य में समाप्त हो सकती है। जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है कि एक समय के बाद इस पृथ्वी से, संसार से समाप्त हो जाएंगे। तो जो चीज़ें भविष्य में समाप्त हो जाएंगी वो अनवीकरणीय हैं। लेकिन नवीकरणीय स्रोत में हमारा क्या आता है? तो नवीकरणीय स्रोत में हमारा आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऐसा है जो भविष्य में समाप्त होने वाला नहीं है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक पृथ्वी है तब तक ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत या ऊर्जा वो होती हैं जो भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होंगी, और अनवीकरणीय ऊर्जा वो होती हैं जो एक समय के बाद भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होता है? 21 जोड़ी, 20 जोड़ी, 23 जोड़ी या 24 जोड़ी? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी, यानी ऑप्शन यहाँ पर साफ का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर चल रही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।